आपने हर गली मोहल्ले या फिर चाय की नुक्कड़ पर लोगों को इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते सुना ही होगा कि अब इंडिया भी वर्ल्ड ऑर्डर में अपना दमखम रखता है। जियोपॉलिटिकल लेवल पर इंडिया का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। हम रशिया से ट्रेड करते हैं तो यूएस से भी ट्रेड करते हैं। हम इजराइल से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं तो ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप भी कर रहे हैं। आज हम चाइना से ट्रेड करते हैं तो मिडिल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट भी करते हैं। मतलब अब इंडिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जियोपॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन कर रहा है। इस पर तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोलते भी है कि हमारे लोगों की जरूरत है, हमें जहां से सस्ता ऑयल मिलेगा हम वहां से इंपोर्ट करेंगे। इट इज आवर ड्यूटी टू द इंडियन पीपल दैट वी गो आउट इन द वर्ल्ड एंड गेट ऑयल एट द लोएस्ट प्राइस so that the interests of the Indian people are protected. और तो और वर्ल्ड में कहीं पर भी इंडियन स्टूडेंट्स वॉर में फंसे होते हैं तो हम उनको भी रेस्क्यू कर ले आते हैं। इनफैक्ट अभी ईरान इजराइल वॉर के टाइम भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 2 कंट्री के लिए ही ओपन किया है, जिसमें एक तो चाइना है और दूसरा इंडिया है। चाइना तो उनका बहुत ही पुराना ट्रेड एलाई है और इंडिया के लिए ईरान ने बोला है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड। दिस इज गुड जियोपॉलिटिकल विन। लेकिन ये तो अभी आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई सुनोगे तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी धीरे धीरे वीक होती जा रही है और कैसे हमने यूएस से ट्रेड डील करने के लिए हमने हमारे सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया है। आइए जानते हैं इंडिया की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के बारे में। देखिए, कहने को तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, जो कि सच भी है, लेकिन जिस हिसाब से यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट इंडिया को 30 दिन तक रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने की छूट दे रहा है, उस हिसाब से तो हमें यूएस का कर्जदार रहना पड़ेगा कि आखिर उसने हमें रशियन ऑयल खरीदने की छूट देकर हम पर एहसान किया है ना। ये कितने शर्म की बात है कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर कोई देश हमें अपनी कठपुतली समझ रहा है और हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और यूएस का डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आता है और इंडिया को एक खुला चैलेंज देकर जाता है कि हम इंडिया को चाइना जैसी अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे कि इंडिया कभी जियोपॉलिटिकल लेवल पर यूएस का कंपटीटर बन जाए। मतलब यूएस का सीधा सा कहना है कि हम इंडिया को कभी जियोपॉलिटिकल लेवल पर अपने बराबर आने ही नहीं देंगे कि बाद में इंडिया कहीं नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर नेगोशिएट न करने लग जाए। और इधर चाइना भारत के चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर भारत को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है और हमारे नेबरिंग कंट्री को लोन के जाल में फंसाकर उनके पोर्ट्स पर कब्जा करता जा रहा है। इससे श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर मालदीव को घाटा नहीं हो रहा है, नुकसान तो इंडिया को हो रहा है कि फ्यूचर में कभी इंडिया और चाइना की वॉर हो भी जाए तो चाइना इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को यूज करके भारत के ट्रेड को रोक सकता है, जो कि बड़ी ही चिंता का विषय है। हालांकि भारत ने भी चाइना को काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का सक्सेस रेट भारत के नेकलेस ऑफ डायमंड से कहीं ज्यादा है, क्योंकि हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड काफी बड़ा है और चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सिर्फ समुद्र में ही है, तो चाइना इसको बड़े ही आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील हुई, उसके बारे में सोशल मीडिया पर काफी सारे क्रिएटर्स बता रहे हैं कि फाइनली इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील हो गई और ये डील भारत के फेवर में है और हम यूएस से जीत गए हैं। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें भारत की कौन सी जीत हुई है। ट्रंप ने तो अभी भी इंडिया पर 18% टैरिफ लगाए हुए है, तो इसमें भारत की कौन सी जीत हुई है, जबकि अभी के कंपेयर में पहले तो कम टैरिफ थे। और यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर यह क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, इसीलिए ये ट्रेड डील हो पाई है। और अगर इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना दोबारा से स्टार्ट कर दिया तो ये ट्रेड डील उसी दिन कैंसिल हो जाएगी। और इस बारे में जब जयशंकर जी से पूछा तो वो बोले कि ये डील तो पीयूष गोयल जी ने साइन की है, उनसे पूछो। और जब पीयूष गोयल से पूछा तो वो बोले कि ये डिपार्टमेंट तो जयशंकर जी का है, उनसे पूछो। आप जितनी बार और पूछोगे मेरा जवाब वही होगा कि वो एमईए उसका जवाब दे। अरे भाई, जो सच है वो बताने में इतना डर किस बात का? सच क्या है मैं बताता हूँ। भारत ने यूएस से ट्रेड डील करने के लिए रशियन ऑयल इंपोर्ट को रशिया को बिना इन्फॉर्म किए ही कम कर दिया था। और अब जब ईरान इजराइल वॉर के टाइम पे ऑयल की कमी हुई तो हम फिर से रशिया के पास गए हैं ऑयल खरीदने, और इस बार रशिया ने ऑयल पर कोई भी डिस्काउंट देने से सीधा सीधा मना कर दिया है और अब हमें रशिया से वही ऑयल बिना डिस्काउंट के हाई रेट में खरीदना पड़ रहा है। जबकि हम पहले जो रशिया से सस्ता ऑयल इंपोर्ट करते थे उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ रिलायंस और नायरा कंपनीज को ही हुआ है, आम लोगों को इसका 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ है। इन कंपनियों ने सस्ते रशियन ऑयल को रिफाइन करके यूरोप को बेच के दबा के पैसा कमाया था। अकेली रिलायंस कंपनी ने लास्ट ईयर $60 बिलियन का रशियन ऑयल यूरोप को एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से $16 बिलियन का नेट प्रॉफिट था। और आप और हम बस ताली बजाते रह गए कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रॉन्ग है कि हम वॉर के टाइम भी सस्ता रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वॉर के टाइम तो यूएस ये कह रहा था कि भारत जो
जो रशिया से सस्ता ऑयल इंपोर्ट करता है उससे वो यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। लेकिन ये सस्ता क्रूड ऑयल तो रिलायंस और नायरा कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए इंपोर्ट कर रही थी, जबकि टैरिफ का भार इंडिया के आम लोगों को ही उठाना पड़ रहा था। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि न्यूज चैनल्स तो है ही बिजनेसमैन के, उनको बस पैसा छापना है, अब वो भले ही कैसे भी आता रहे। और आज के टाइम में विदेशों में इंडियंस के लिए हेट इतनी बढ़ गई है जितनी पहले कभी नहीं थी। हर जगह बस इंडियंस को नीचा दिखाया जा रहा है। अगर सामने वाले को पता चल जाए कि वो जिससे बात कर रहा है वो इंडियंस है तो वो बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। एक क्रिएटर्स है अभी एंड न्यू, उन्होंने खुद बताया था कि जब वो बाहर घूमने के लिए गए थे तो कैसे एक अजनबी उनके साथ अजीब सी हरकतें करने लगा था। और हमारे पीएम जब कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया विजिट करते हैं तो कैसे वहाँ पर खालिस्तानी लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और एकदम से खालिस्तानी मूवमेंट एक्टिव हो जाता है। ये भी फॉरेन डिप्लोमेसी का पार्ट है, लेकिन हमारे लेजर आई वाले फॉरेन मिनिस्टर इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। हम हमारे स्टूडेंट्स को वॉर जोन से सेफली बाहर निकाल लाते हैं, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन विदेशों में हो रहे इंडियंस के प्रति रेसिज्म का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। इनफैक्ट हमारे पीएम G7 जैसी ऐसी कई मीटिंग्स में भाग लेते हैं जिसका भारत मेंबर भी नहीं है, तो उसमें हमारे पीएम को बोलना चाहिए ना कि वर्ल्ड में कहीं पर भी इंडियंस के प्रति रेसिज्म हो रहा होगा तो भारत उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो बात हो गई दूर दूर की, अब एशिया में ही देख लो कि कैसे भारत अपनी पकड़ धीरे धीरे खोता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान IMF से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पर $1 बिलियन का लोन ले आता है और भारत कोई एक्शन नहीं लेता है, जबकि पूरे वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान इस फंड का यूज टेरर एक्टिविटीज के लिए करेगा। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? ऐसे टाइम पे हमारे लेजर आई वाले फॉरेन मिनिस्टर एकदम से चुप्पी साध लेते हैं। एशिया के इस रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के कहने पर जो क्वेड ग्रुप बनाया गया था आज उसका कोई अता पता नहीं है। इनफैक्ट उसकी अगली मीटिंग होगी भी या नहीं इसका भी कुछ पता नहीं है। नेपाल का सो कॉल्ड जेनजी पीएम ग्रेटर नेपाल का मैप जारी करता है जिसमें भारत के बिहार को नेपाल का पार्ट बताता है, लेकिन भारत जवाब में क्या करता है? कुछ भी नहीं। काफी टाइम बाद जाकर भारत इस मैप को रिजेक्ट करता है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर इतने गंदे लेवल पर अटैक हो रहे थे, फिर भी भारत की सरकार ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को इस साल भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए फंड एलोकेट किया है। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इजराइल और ताइवान के अलावा भारत को किसी भी देश ने ओपनली सपोर्ट नहीं किया था, जबकि हम तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है। ये है स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी। इनफैक्ट हमारे सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रशिया ने भी हमें उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया था। जो रशिया भारत को डिस्काउंटेड ऑयल देने से मना कर रहा है, अब वो वही ऑयल पाकिस्तान को डिस्काउंट पे देने को तैयार है। ये कौन सी स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी है, जबकि रशिया तो पाकिस्तान से ज्यादा हमारा फ्रेंडली कंट्री था। तो दोस्तों ये था भारत की फॉरेन पॉलिसी पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप इससे एग्री भी कर सकते हो और डिसएग्री भी, कमेंट सेक्शन खुला है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।